नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर पॉलिटिकल साइंस के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम भारत के संविधान में मूल अधिकारों की चर्चा करेंगे और आज हम आर्टिकल 12 पढ़ेंगे। 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकार हैं और 12 से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे इसको पूरे 35 तक लेकर जाएंगे। आर्टिकल 12 में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी। देखिए, आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी हुई है। सबसे पहले राज्य की परिभाषा कि राज्य क्या है। बार बार जब हम मूल अधिकारों को पढ़ेंगे तो उसमें बार बार एक नाम आएगा, राज्य। उस राज्य को पढ़ेंगे सबसे पहले कि राज्य में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, परिभाषा लिखा हुआ है 12 के आगे। आर्टिकल 12 उसके आगे लिखा हुआ है परिभाषा। और इसमें लिखा हुआ है कि इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, इस पे आपको ध्यान नहीं देना है। आपको ध्यान देना है कि राज्य के अंतर्गत भारत सरकार, संसद, राज्य की सरकार, विधानमंडल, स्थानीय एवं अन्य प्राधिकारी, जो कि मैंने हाईलाइट किए हुए हैं यहाँ पहले से ही, इन पर आपको गौर देना है। और इन्हीं शब्दों को आपको अपने दिमाग में बिल्कुल ऐसे, जैसे कि फोटोकॉपी होती है, इसको ऐसे अपने पास रख ले, क्योंकि यही पूछा जाएगा आपसे। आपसे पूछा जाएगा कि राज्य की परिभाषा के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें हैं। तो सबसे पहले भारत की सरकार है, फिर संसद है, फिर राज्य की सरकार है, फिर विधानमंडल है, और फिर स्थानीय जो हमारे निकाय और पंचायती राज वगैरह नगरीय निकाय हैं वह आ जाते हैं। उसके बाद आ जाती है अन्य प्राधिकारी। अब ये जो अन्य प्राधिकारी है, यह भी अपने आप में एक कंट्रोवर्शियल मुद्दा है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने परिभाषित किया है समय समय पर अन्य प्राधिकारी, क्योंकि अन्य प्राधिकारी को यहाँ पर डिफाइन नहीं किया गया है और लिख दिया गया है कि अदर बॉडी। इसी को लिखने के पीछे भी संविधान निर्माताओं का यह, आई थिंक मेरा मानना है कि संविधान निर्माताओं का यह एक मत रहा होगा कि अन्य प्राधिकारी लिख देते हैं, जिससे समय समय पर जो जो संस्थाएं बनती जाएंगी, क्योंकि एक साथ ही तो 1900, जब हम 1950 में जब ये लागू हुआ था, तब एक साथ तो सभी संस्थाएं बन नहीं गई थी। धीरे धीरे संस्थाओं का विकास हुआ है, धीरे धीरे संस्थाओं को जैसे जैसे आवश्यकता पड़ती है वैसे वैसे उनको बना दिया जाता है। तो अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत उन्हें समय समय पर डाल दिया जाएगा और उन्हें राज्य के अंतर्गत ले लिया जाएगा। इस तरह की मंशा संविधान निर्माताओं की रही होगी, मेरे अकॉर्डिंग। बाकी संविधान निर्माताओं के मन में क्या रहा वो तो खैर वो ही जाने, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो यही हो सकता है कि अन्य प्राधिकारी को डिफाइन ना करने के पीछे, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हमारा संविधान इतना विस्तृत है कि इसमें हर चीज को परिभाषित कर दिया है। तो इसमें अन्य प्राधिकारी को भी परिभाषित किया जा सकता था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उसके पीछे रीजन यही हो सकता है। अब अन्य प्राधिकारी को परिभाषित करेगा कौन, तो यह जिम्मेदारी निभाई है हमारे उच्चतम न्यायालय ने, हमारी न्यायपालिका ने। और उन्होंने समय समय पर अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत बहुत सी संस्थाओं को रखा है और बहुत सी संस्थाओं के लिए ये भी कहा है कि यह अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत राज्य की श्रेणी में नहीं आती है। इस लिस्ट पर एक थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। और एक वाद हुआ था इसी प्रकार का 1969 के आसपास, जिसका नाम है अजीत सिंह वाद। अजीत सिंह वाद जो कि 1969 में हुआ था, उसमें ग्राम पंचायतों के ऊपर एक फैसला आया था, जिसमें ग्राम पंचायत को स्थानीय प्राधिकारी के तहत, लोकल अथॉरिटीज के तहत राज्य के अंतर्गत माना गया था। इसी तरह से कुछ वाद जिन्होंने LIC जीवन बीमा निगम को भी राज्य के अंतर्गत अन्य प्राधिकारी में माना है। उसी में ONGC को माना है, FCI जिसको हम भारतीय खाद्य निगम कहते हैं, इसको भी राज्य के अंतर्गत माना है। यूनिवर्सिटीज जितनी भी हैं हमारे पास पूरे ऑल इंडिया में, उनको भी माना गया है राज्य के अंतर्गत। इसके अलावा कोई भी कानूनी निगम है, सरकारी कंपनी है, रजिस्टर्ड सोसाइटीज है, जो भी सरकार के अंडर में आती हैं, वह सब क्या मानी गई हैं, राज्य के अंतर्गत मानी गई हैं। इसके अलावा आपका UPSC आ जाता है। राष्ट्रपति जब, वैसे तो नहीं आता, लेकिन राष्ट्रपति अगर 359 के तहत एक आदेश जारी करता है, आपको पता है जब आपातकाल लगता है तो स्वतंत्रताओं को निलंबन करने के लिए, स्वतंत्रता सॉरी मूल अधिकारों को निलंबित करने के लिए, स्वतंत्रता तो मूल अधिकार के अंतर्गत ही आ जाती है, मूल अधिकारों को निलंबित करने के लिए
एक आदेश जारी करता है राष्ट्रपति, और जब है वो आदेश जारी करता है अनुच्छेद 359 के तहत करता है, तो उस समय वह राज्य की परिधि में आ जाता है। इसके अलावा उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है, जब वह अपने प्रशासनिक कार्य करता है, क्योंकि जो न्यायाधीश है वह न्याय देने के अलावा भी कुछ अपॉइंटमेंट वगैरह करता है, जैसे कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उनके न्यायाधीशों की अपॉइंटमेंट की जाती है, और भी कई प्रशासनिक कार्य होते हैं जो वो करता है। उस वक्त वह राज्य की श्रेणी में आ जाता है। इसके अलावा कौन कौन सी चीजें राज्य की श्रेणी में नहीं रखी गई हैं, इनमें भी हम देख लेते हैं। जैसे कि कुछ हैं हमारे सामने एग्जाम्पल। एनसीईआरटी है एक ऐसा एग्जाम्पल, जो राष्ट्रीय शैक्षणिक एवं अनुसंधान परिषद है, वह राज्य के अंतर्गत नहीं आती। इसके अलावा एससीईआरटी है जो स्टेट्स में काम करती है, वह भी इसमें नहीं आती। पल्फ बोर्ड है, बीसीसीआई है, निजी महाविद्यालय हैं, और एक वाद हुआ था जिसको बोलते हैं हम टेक राजवाद। टेक राजवाद के अंतर्गत सांविधानिक व संसदीय जो अध्ययन संस्थाएं हैं, सांविधानिक और संसदीय अध्ययन संस्थाएं हैं, वह इस अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत नहीं आती हैं। यह टेक राजवाद में कहा गया था। और न्यायपालिका तो हमारी आती नहीं है। न्यायपालिका सिर्फ न्यायाधीश आते हैं, वो भी तब आते हैं जब वे अपने प्रशासनिक कार्य कर रहे होते हैं। इसके अलावा एक वाद हुआ था जिसे बोलते हैं हम सभाजित तिवारी वाद। सभाजित तिवारी वाद में, जो कि अ, उसमें एक वैज्ञानिक और जो औद्योगिक अनुसंधान परिषद है, जो वैज्ञानिक एवं अनुसंधान परिषद जो है, उसे राज्य नहीं माना गया था। इसके अलावा एक वाद हुआ था मैसूर पेपर मिल्स बनाम मैसूर पेपर मिल्स ऑफिसर्स एसोसिएशन, जो कि 2002 में हुआ था। इसके तहत भी सरकारी जो कंपनियां हैं उनको अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य माना गया था। तो जितनी भी सरकारी कंपनी है वह राज्य की श्रेणी में आएंगी, ऐसा हमारी न्यायपालिका ने आदेश जारी किया था। तो आर्टिकल 12 का जो मुख्य उद्देश्य है वह तो सिर्फ इतना है कि इसमें राज्य को परिभाषित किया गया है कि कौन कौन से राज्य हैं और कौन कौन से राज्य के अंतर्गत नहीं आती हैं। बिल्कुल सिंपल अनुच्छेद है। आप भारत सरकार, संसद, राज्य सरकार, विधानमंडल और स्थानीय प्राधिकारी में तो आपको कोई डाउट होगा ही नहीं। इसके अलावा थोड़ा सा डाउट जहाँ आएगा वहाँ अन्य प्राधिकारी में आएगा। जहाँ पे मैंने आपको कुछ नाम बताए, इनको आपको याद रख लेना है, और कुछ न्यायपालिका के जो जजमेंट्स हैं उनको याद रख लेना है। बाकी इससे इतना ही पूछा जाता है। अभी तक की अगर ट्रेंड्स के अनुसार देखें, आगे का और देखेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बिल्कुल शॉर्ट वीडियो बनाया है आज। सिर्फ हमने शुरुआत की है मूल अधिकारों की। अब धीरे धीरे हम मूल अधिकारों की गहराई में उतरेंगे, और उस वक्त हम इसे बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने पढ़ेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, जिससे जितनी ज़्यादा एक कम्युनिटी हमारी बनेगी, उतना ही हमें पढ़ने में और अच्छा महसूस होने लगेगा, और धीरे धीरे हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, जिससे हम रेगुलर वीडियोज लेके आएंगे और आपके सिलेबस को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। चलिए, धन्यवाद आपका। गुड नाइट। थैंक यू।